तारीख थी 17 अप्रैल 2026। भारतीय संसद के अंदर माहौल में एक अजीब सी टेंशन थी। महिला आरक्षण बिल पर वोटिंग हो चुकी थी और जब नतीजे आए ना तो बस संसद से लेकर सड़क तक हर कोई हैरान। सरकार चिल्ला रही थी कि ये धोखा है और विपक्ष कह रहा था जीत हमारी हुई है। पर सच क्या था? तो सवाल यही उठता है कि उस दिन जो हुआ, क्या वो वाकई में बस एक बिल का फेल हो जाना था या फिर ये 2019 के आम चुनावों के लिए एक बहुत बड़ी सोची समझी रणनीति की पहली चाल थी? आइए आज इसी राजनीतिक पहेली की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस पल में वापस चलते हैं। सोचिए, स्पीकर ने नतीजों का ऐलान किया और एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था। एक तरफ सरकार कह रही थी कि नारी शक्ति के साथ धोखा हुआ है और दूसरी तरफ विपक्ष अपनी जीत का दावा कर रहा था। मतलब माहौल पूरा कंफ्यूजन वाला था। तो असल में हुआ क्या था? अब जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं। बिल के पक्ष में यानी हाँ में वोट पड़े 298। किसी भी आम दिन पर यह एक बहुत बड़ी जीत मानी जाती। और बिल के खिलाफ सिर्फ 230। अब हिसाब किताब तो सीधा साधा है ना, कि बिल पास हो गया। लेकिन संसद का गणित वो इतना सीधा नहीं होता। और यही तो सबसे बड़ा सवाल था उस दिन का, कि भाई अगर ज्यादा लोगों ने बिल के पक्ष में वोट दिया तो फिर ये फेल कैसे हो गया? जीत हार में कैसे बदल गई? पता है क्यों? क्योंकि ये खेल नंबरों का था ही नहीं, ये खेल था नियमों का। और यही कहानी में आता है असली ट्विस्ट। एक ऐसा नियम जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं होती, जो अक्सर पर्दे के पीछे रहता है। लेकिन उस एक दिन उसी नियम ने पूरा खेल पलट कर रख दिया। इस नियम को कहते हैं स्पेशल मेजॉरिटी, यानी कि विशेष बहुमत। देखिए, ये कोई मामूली वोटिंग नहीं थी, क्योंकि ये बिल हमारे संविधान में बदलाव लाने वाला था, तो इसे पास करने का नियम भी अलग था। नियम ये था कि सदन में जितने सांसद मौजूद हैं और वोट कर रहे हैं, उनमें से कम 2/3 का सपोर्ट चाहिए। तो उस दिन के हिसाब से देखें तो सदन में थे 528 सांसद। मतलब सरकार को बिल पास कराने के लिए चाहिए थे 352 वोट, और उन्हें मिले कितने? 298। सीधी सी बात है, 54 वोटों से सरकार पीछे रह गई। तो पहली पहेली तो सुलझ गई कि बिल फेल कैसे हुआ। लेकिन असली सवाल अब शुरू होता है, बिल हारा क्यों? असल में विपक्ष की जो नाराजगी थी ना, उसकी जड़ में महिला आरक्षण था ही नहीं। वजह थी बिल में छिपा सिर्फ एक शब्द, और वो शब्द था परिसीमन, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं डिलिमिटेशन। अब ये परिसीमन है क्या भला? आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है लोकसभा सीटों की बाउंड्री को दोबारा खींचना। पर यह सिर्फ नक्शे पर लकीरें खींचना नहीं है, ये इस बात का फैसला है कि संसद में किस राज्य का दबदबा कितना होगा। मतलब ये सीधे सीधे पॉलिटिकल पावर के बंटवारे का खेल है। इसे एक और तरह से समझते हैं। मान लीजिए एक क्लास में 2 तरह के स्टूडेंट्स हैं। एक तरफ है दक्षिण भारत के राज्य, जिन्होंने सालों तक बड़ी मेहनत से, डिसिप्लिन से अपनी जनसंख्या को कंट्रोल में रखा, और दूसरी तरफ है उत्तर भारत के राज्य, जहां आबादी तेजी से बढ़ी। अब अगर ये नियम बन जाए कि क्लास का मॉनिटर वो बनेगा जिसके पीछे ज्यादा लोग खड़े हैं, तो जाहिर है जिसने अनुशासन दिखाया उसे तो लगेगा कि ये तो अच्छे काम की सजा मिल रही है। बस यही डर दक्षिण भारत के राज्यों को खाए जा रहा था। अब ये जो आंकड़े सामने आ रहे हैं ना, वो इस डर को और भी पुख्ता करते हैं। एक अंदाजा ये है कि परिसीमन के बाद उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की सीटें 80 से बढ़कर सीधे 140 तक पहुंच सकती हैं। वहीं तमिलनाडु जैसे राज्य की सीटें 39 की 39 ही रह जाएंगी। तो अंदाजा लगाइए कि पावर का पलड़ा किस तरफ झुक जाएगा। और बस यहीं से वो थ्योरी जन्म लेती है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, कि क्या ये हार एक सोची समझी चाल थी? क्या सरकार ने जानबूझकर ये हार चुनी? एक तरह की राजनीतिक शहादत जिसका फल आगे चलकर मिलना था। तो ये बिसात बिछाई कैसे गए? जरा सोचिए। सरकार ने विपक्ष के सामने एक ऐसी सिचुएशन खड़ी कर दी जहां से वो कहीं नहीं जा सकते थे। एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई। अगर वो बिल का सपोर्ट करते तो सारा क्रेडिट सरकार को मिलता, और अगर वो बिल का विरोध करते, जो कि उन्होंने किया, तो सरकार को एक बना बनाया नैरेटिव मिल गया कि देखिए ये लोग महिला विरोधी हैं। तो राजनीति के जानकार इसी को तो कहते हैं मास्टर स्ट्रोक। कभी कभी एक छोटी लड़ाई हारना एक बड़ी जंग जीतने की तैयारी होती है। और वो मशहूर लाइन तो है ही, हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। तो अब सवाल ये है कि ये जो कुछ भी हुआ, ये आने वाले कल यानी 2029 के चुनावों की कहानी को कैसे शिकल देगा?
अब यहाँ से 2029 तक दो अलग-अलग कहानियां चलेंगी। सरकार की कहानी एकदम सीधी, सरल और इमोशनल होगी। हम तो महिलाओं को उनका अधिकार देना चाहते थे, लेकिन इन लोगों ने रोक दिया। वहीं विपक्ष की कहानी थोड़ी कॉम्प्लेक्स होगी। उन्हें समझाना पड़ेगा कि हम बिल के खिलाफ नहीं थे, हम तो बस परिसीमन वाली शर्त के खिलाफ थे, ताकि दक्षिण के राज्यों का हक न मारा जाए। अब सोचने वाली बात यह है कि इन दोनों में से कौन सी कहानी आम लोगों के दिल दिमाग में आसानी से घर कर जाएगी। लेकिन चलिए, इस पॉलिटिकल चेस गेम से थोड़ा बाहर निकलते हैं और ये सोचते हैं कि इस पूरी शाह और मात के खेल में असल में हारा कौन। देखिए, ये कोई नई लड़ाई नहीं है। महिलाओं के लिए आरक्षण का ये सपना दशकों पुराना है। 1996 में पहली बार ये बिल आया था। तब से ना जाने कितनी बार ये संसद की चौखट तक आया और लौट गया। लेकिन 2026 की ये हार कुछ अलग थी, क्योंकि इस बार वजह सिर्फ नंबर नहीं थे, बल्कि आने वाले कल की राजनीति थी। और नतीजा ये है कि इस पूरी रणनीति और काउंटर रणनीति के बीच महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का वो वादा एक बार फिर अनिश्चितकाल के लिए ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। और यहीं पर आकर हम इस विश्लेषण के सबसे बड़े सवाल पर रुक जाते हैं। जब पार्टियों के बीच जीत हार का फैसला ऐसी रणनीतियों से होने लगे, तो फिर उन वादों का क्या होता है जो देश के लोगों से किए जाते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरे राजनीतिक खेल से कहीं ज्यादा बड़ा है, सोचने के लिए।